Yes, a very good morning to all of you. Yes, a very good morning to all of you. Is audio and video clear? Can you please confirm this? Is audio and video clear? Okay. So, as you all knows that your IDBI has also released your admit card and the exam is on your 15th of December. है ना, डबल ए होगा जो एग्जाम था आपका एग्रीकल्चर एसेट ऑफिसर एंड योर दैट IBPS AFO which is also on 14th. So these two exams are very essential for you. दोनों ही एग्जाम आपके बहुत ज़रूरी है and if you have filled that form और दोनों का ही बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल है and they are on 14th and 15th. ठीक है, so as we are continuing our this series of top 500 MCQs, इसके 3 sessions पहले हो चुके हैं. You must watch these sessions and we are continuing this series of these MCQs. So let's start today. Just give me a second. Okay, let's start with our today's session. So the first question is your which process is involved in the senescence of fruits and vegetables. कि आपका कौन सा process है जो fruits and vegetable के senescence में involved है. So senescence means कि death है ना, natural death. Means when we are moving towards aging process, like a child is there है ना, फिर teenage, adult and then old age and after that death. So this is a programmed or natural aging of the process. Natural aging is called. So in fruits and vegetable it is asking ki which is a natural process of senescence. So what is it? It's your respiration. How? Because when plant respire it releases some energy. ठीक है, प्लांट जब रेस्पायर करेगा तो क्या होगा, कुछ एनर्जी वो रिलीज करेगा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ योर ATP, है ना, वो फूड को यूटिलाइज करेगा जो प्लांट की बॉडी में स्टोर्ड है एंड इट रिलीजेस द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एंड द फुल फॉर्म ऑफ ATP इज योर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है, सो दिस इज द थिंग. अब होता क्या है, ड्यू टू रेस्पिरेशन देर इज ए रिलीज ऑफ एनर्जी रिलीज होगी तो प्रोडक्शन ऑफ हीट इन द बॉडी. ठीक है, हीट प्रोड्यूस होगी विच ऑल्सो प्रोड्यूसेस द इथाइलिन हार्मोन. ठीक है, जो है आपका इथाइलिन हार्मोन है जो राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है. दिस ऑल्सो इंक्रीज द रिलीज ऑफ दिस इथाइलिन हार्मोन. तो जिसकी वजह से जो राइपनिंग प्रोसेस है वो फास्टन अप हो जाता है. तो सेनेसेंस के लिए नेचुरल मेटाबॉलिक प्रोसेस बॉडी में कौन सा होता है, स्पेसिफिकली योर फ्रूट एंड वेजिटेबल, दैट इज योर रेस्पिरेशन. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर मैंगो, बनाना, गुआवा, पपाया आर बिलोंग टू विच क्लास ऑफ फ्रूट. कौन सी क्लास ऑफ फ्रूट से ये बिलोंग करते हैं. सो दे आर कॉल्ड एज योर क्लेमेट्रिक फ्रूट. क्लेमेट्रिक फ्रूट्स कौन से होते हैं आपके, क्लेमेट्रिक फ्रूट्स आर दोज फ्रूट्स in which respiration process is continue even after हार्वेस्टिंग. ठीक है, हार्वेस्टिंग के बाद भी जिसके अंदर रेस्पिरेशन कंटिन्यू रहे वो फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं, दोज फ्रूट्स आर कॉल्ड एज योर क्लेमेट्रिक फ्रूट्स. ठीक है, योर मैंगो, बनाना, गुआवा, पपाया, जैक फ्रूट्स आर योर क्लेमेट्रिक फ्रूट्स. ठीक है, इनमें आपका रेस्पिरेशन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस रहता है एंड देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ इथाइलिन हार्मोन. इथाइलिन इज योर राइपनिंग हार्मोन जिसकी वजह से राइपनिंग फास्टन अप रहती है इवन आफ्टर हार्वेस्टिंग. लाइक बनाना आपने लेकर आए, ठीक है, यू हैव केप्ट दैट बनाना, आपने बनाना को रख दिया बट यू हैव विजुअलाइज दैट इन 1 or 2 days इट राइपन्स अप और वो ओवर राइप हो गया एंड दैट स्टार्ट रोटिंग. ओके, सो दिस इज वन थिंग. These are called your climacteric fruit जिनमें ripening का process continuous रहे even after the harvesting. The next question, lemon, lychee, citrus, grape, bear, pineapple are called as your, कौन से fruits बोलते हैं, they are called as your non-climateric fruits because the ripening process in these type of fruits, specifically your citrus fruits, ठीक है, lychee, lemon, the ripening process hinders up or slows down.
ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है व्हेन वी आर हार्वेस्ट, इवन आफ्टर हार्वेस्टिंग, जैसे ही इसका हार्वेस्ट किया, दिस राइपनिंग प्रोसेस स्लोज डाउन। ओके, ये जो आपका राइपनिंग प्रोसेस है ये यहाँ पर क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है आफ्टर हार्वेस्टिंग। ओके, सो दे आर कॉल्ड एज योर नॉन क्लेमेट्रिक फ्रूट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a pruning or a pruning process in which a circular ring on bark is made of 3 सेंटीमीटर लेंथ, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ठीक है, ये कौन सा प्रोसेस है प्रूनिंग का जिसमें हम वी रिमूव 3 सेंटीमीटर ऑफ अ बार्क फ्रॉम द स्टेम, स्टेम से हम जो मेन स्टेम होती है वहां से हम 3 सेंटीमीटर ऑफ द बार्क को रिमूव कर देते हैं। सो व्हाट प्रोसेस इट इज कॉल्ड? सो लुक, व्हाई वी डू द प्रूनिंग? सबसे पहले तो हमें प्रूनिंग के ऑब्जेक्टिव्स पता होना चाहिए कि व्हाई वी डू द प्रूनिंग। वी डू द प्रूनिंग टू रिमूव द डेड एंड्स, ठीक है, डेड स्टेम्स, ठीक है, अनवांटेड डेड स्टेम्स, अनवांटेड लीव्स या अनवांटेड और डिजीज्ड पार्ट ऑफ द प्लांट, ओके, टू मेक इन अ शेप, ठीक है, टू मेक द प्लांट इन अ प्रॉपर शेप हो उसकी, ओके। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वी डू द प्रूनिंग ड्यूरिंग द डॉर्मेंट स्टेज ऑफ द प्लांट, कि जब प्लांट ना तो फ्रूट बियर कर रहा है ना उसमें राइपनिंग प्रोसेस हो, मतलब जब प्लांट अपनी डॉर्मेंट स्टेज में होता है, स्पेसिफिकली और विंटर्स, वी डू द प्रूनिंग एट दैट टाइम सो दैट प्लांट कैन सेव इट्स एनर्जी एंड इन द नेक्स्ट सीजन इट कैन हैव अ गुड ब्लूम और गुड फ्लावर एंड फ्रूट प्रोडक्शन, ठीक है, इसलिए हम प्रूनिंग करते हैं। Okay, so these are the two objectives, these are the three main objectives of the pruning, but here, look here, in this pruning, the only objective, जो griddling and ringing method है, इसमें the only objective of pruning is your increasing the flower production। अब फ्लावर प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, आपका फ्रूट प्रोडक्शन होगा, है ना। सो वी डू दिस एंड व्हाई, हाउ दिस हैपन, और ये कैसे हेल्प करता है, लुक है, एज यू ऑल नोस, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि द फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस फूड इन द प्लांट, ठीक है, एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट बना है या जो एक्स्ट्रा एक्यूमुलेटेड फूड है, दैट इज स्टोर्ड इन द सिंक, ठीक है। आपका लीव्स में क्या हुआ, सोर्स टू सिंक रेशियो आप लोगों ने पढ़ी होगी। सो लीव्स में क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ, ओके, देयर स्टार्ट इन प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नाउ दीज कार्बोहाइड्रेट इज ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट किस ऑर्गेनल के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट की जाती है, दे आर बाय योर फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट जाइलम डूज। सो फ्लोएम क्या करता है, उसको पार्ट्स में, अदर पार्ट ऑफ द प्लांट में पहुंचाता है। नाउ जो एक्सेस है दैट नीड टू बी स्टोर्ड इन द सिंक, वो सिंक में स्टोर होना चाहिए। सिंक क्या है, हमारा फ्रूट है, ओके, या जो भी एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट है, दैट इज आवर सिंक। नाउ लुक हेयर, अब इन दिस मेथड ग्रिडलिंग एंड रिंगिंग में क्या करता है, वी रिमूव द बार्क, हम यहां से बार्क को रिमूव कर दे तो कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग एट दिस पॉइंट, वो यहां से यहां ट्रांसफर नहीं हो पाता। अब ये यहां पे ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा, सो इट गिव्स सिग्नल टू द प्लांट टू प्रोड्यूस मोर, टू क्रिएट मोर सिंक, ठीक है। जब ये एक्सेस में कार्बोहाइड्रेट एक्यूमुलेशन होने लगता है, इट गिव सिग्नल्स टू द प्लांट टू क्रिएट मोर सिंक, ज्यादा सिंक क्रिएट करने के सिग्नल देता है कि आप और सिंक क्रिएट करो। आई एम नॉट हैविंग दैट मच एबिलिटी टू स्टोर दिस मच ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट एक्यूमुलेशन, दैट्स व्हाई ड्यू टू दिस मेथड योर इंक्रीज इन फ्रूट प्रोडक्शन is there in plants। so ये आपका एक method है, और we can say कि this is a method of increasing flower and fruit production in your horticulture plants। now what are the few of your methods which are practiced in India for inducing flowering and fruiting in the plant? so the first one is your ringing and griddling is there, notching is there। नोचिंग में क्या करते हैं, हम जिस स्टेम पे आपका फ्रूट्स आने वाले तो होते हैं उस पे एक छोटा सा कट लगा देते हैं, ठीक है। नोचिंग इज देयर, योर स्मोकिंग, रूट प्रूनिंग,
रूट प्रूनिंग किस में करते हैं हम जनरली? दिस रूट प्रूनिंग इज प्रैक्टिस स्पेसिफिकली इन योर सिट्रस फ्रूट्स। जो सिट्रस प्लांट्स है, फ्लावर एंड ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका जो रूट प्रूनिंग है, रूट प्रूनिंग इज प्रैक्टिस्ड इन विच टाइप ऑफ अ हॉर्टिकल्चर प्लांट फॉर इंड्यूसिंग फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग? सो इट इज प्रैक्टिस्ड इन योर सिट्रस, ठीक है। नाउ बेंडिंग इज देयर, दिस बेंडिंग इज डन इन महाराष्ट्र एंड गुआवा, ठीक है, इसको गुआवा में करते हैं। बेंडिंग में क्या करते हैं? दे जस्ट होल्ड अप द स्टेम एंड बेंड डाउन टुवर्ड्स द ग्राउंड लेयर। तो जो कार्बोहाइड्रेट एक्यूमुलेशन होगा वो टुवर्ड्स द एजेस ऑफ द स्टेम होगा, सो इट विल इंक्रीज द flower and fruit production. Okay, so notching is there, smoking, root pruning, bending is there, okay, griddling and ringing is there. So these are the methods of inducing flower and fruiting in a plant, horticulture specifically. Now the next question is, fruit drop in mango is controlled by the application of which chemical? कौन सा chemical है जो हम deliberately apply करते हैं in your mango to reduce the fruit drop? So it is your 2,4-D. 2,4-D का क्या है? 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. It's again a plant growth regulator. And what happens in this? And this is applied by spray. ठीक है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं हम? स्प्रे से अप्लाई करते हैं। When after pollination, before pollination नहीं, after pollination, so that fruit drop is not there. ठीक है, after pollination it is sprayed. This is your 2,4-D. and what happens with this, how it is, ये कैसे आपका reduce करता है fruit drop को? This can be asked to you. So this is absorbed by the leaves. कौन absorb करती है इसको? Leaves absorb करती है। अब leaves absorb करने के बाद it is transported to the meristematic tissue. अब प्लांट में मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है, कहाँ होता है? जहां पर ग्रोथ होती है, ठीक है। प्लांट ग्रोज फ्रॉम दोज पॉइंट्स वेयर मेरिस्मेटिक टिश्यू इज प्रेजेंट। तो जो ग्रोथ होगी, बिकॉज दिस इज एक्टिव, दीज आर एक्टिव सेल्स प्रेजेंट है जहां पर आपका सेल डिवीजन होता है। तो 2,4-D इज एब्जॉर्ब बाय द लीव्स एंड इट इज ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स द मेरिस्मेटिक टिश्यू विच एंश्योर्स अ गुड सेल डिवीजन, ठीक है। तो बहुत अच्छा सेल डिवीजन होता है जिसकी वजह से फ्रूट ड्रॉप को हम प्रिवेंट कर सकते हैं मैंगो में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज योर PYQ. Mango malformation is controlled by application of which chemical compound? So it is your Na, ठीक है, naphthalene acetic acid. अब इसका जो मोड ऑफ एक्शन है, हाउ इट एक्ट, कैसे काम करता है ये? दिस जो ये आपका है NNA, ये आपका एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। इट इज अप्लाइड इन योर मैंगो ट्री एट द टाइम ऑफ, किस टाइम इसको अप्लाई करते हैं? अक्टूबर में। एट व्हाट कंसंट्रेशन? 100 to 200 ppm, ठीक है। इस ppm में हम इसको अप्लाई करते हैं इन योर मैंगो ट्री टू रिड्यूस द malformation. Now the next is, degreening of banana is done by, बनाना की डी ग्रीनिंग हम कैसे करते हैं? तो द डी ग्रीनिंग ऑफ बनाना इज डन बाय योर एप्लीकेशन ऑफ इथाइलिन। एज इथाइलिन ऑल यू नोस कि इट इज एन राइपनिंग हार्मोन। ये क्या है आपका? एक राइपनिंग हार्मोन है जिसको अप्लाई करने से डी ग्रीनिंग होती है। अब देखो, इथाइलिन जो है, व्हेन द फ्रूट स्टार्ट राइपन अप, द प्रोडक्शन ऑफ इथाइलिन स्टार्ट। सो व्हाट हैपन आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ इथाइलिन? इथाइलिन का प्रोडक्शन होने के बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं फ्रूट में? सो लुक हियर, फर्स्ट जब अनराइपन स्टेज में आपका, अनराइप स्टेज में अगर कोई फ्रूट है, इट कंटेन्स योर पेक्टीन। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि अनराइप फ्रूट्स में पेक्टीन, अनराइप फ्रूट्स में कौन सा कंपाउंड ज्यादा होता है? तो दैट इज पेक्टीन, की जिसको खाने से कड़वा टेस्ट आता है ना कच्चे फ्रूट्स में। सो दैट इज बिकॉज ऑफ योर पेक्टीन। द नेक्स्ट थिंग इज दैट इन विच फ्रूट पेक्टीन इज हाइएस्ट? पेक्टीन कब सबसे ज्यादा किस में होता है? तो इट इज इन योर गुआवा, ठीक है, गुआवा में सबसे ज्यादा होता है। एक क्वेश्चन आपसे और भी पूछा जा सकता है कि फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जेली which compound or which chemical compound is essential to be present naturally in the plants? Naturally किस में आपका प्रेजेंट
होना चाहिए। सो इट इज योर पेक्टीन। जेली प्रोडक्शन के लिए सबसे एसेंशियल क्या कंपाउंड प्रेजेंट होना चाहिए, दैट इज योर पेक्टीन। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विच फ्रूट इज मोर प्रेफरेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ योर जेली, तो दैट इज अगेन योर गुआवा। जेली हम अदर फ्रूट से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट वी हैव टू ऐड पेक्टीन देयर, हमें पेक्टीन ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका पेक्टीन है इट हेल्प इन एग्लोमरेशन ऑफ स्टार्च, ठीक है, जिसकी वजह से वो जेली लाइक कंसिस्टेंसी आती है। तो अब जो अनराइपन फ्रूट्स होते हैं दे कंटेन योर पेक्टीन, द सेकेंड दे कंटेन इज योर स्टार्च एंड देयर इज अ ग्रीन कलरेशन. So when this ethylene production starts which ripen up the fruit, what happens, वो ये क्या करता है, it dissolve the pectin, पेक्टीन को डिसॉल्व कर देता है, विच मेक द फ्रूट सॉफ्ट। जैसे आपने खाया होगा ना, जैसे राइपन है फिर फ्रूट और राइप ज्यादा ओवर राइप होने लगता है, तो धीरे धीरे क्या होता है उसकी इट बिकम्स वेरी सॉफ्ट, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है इट, बिकॉज जो अनराइपन स्टेज में आपका क्या है, पेक्टीन है जो उसको हार्ड स्ट्रक्चर देता है। व्हेन इथाइलिन स्टार्ट टू प्रोड्यूस इट रिड्यूसेस, इट डिजोल्व द पेक्टीन, पेक्टीन डिजोल्व हो जाता है एंड विच मेक्स इट सॉफ्ट। द सेकेंड फंक्शन व्हाट your ethylene do, it converts the starch into your sugar। कौन सी शुगर में कन्वर्ट कर देता है, स्पेसिफिकली your fructose, and changes the green color towards the yellow and orange tone। okay, so these are the changes happen after your due to production of your ethylene। तो ethylene जो वो degreening of banana में help करता है। this is the next question, this is your PYQ। Tetrazolium test is used for the detection of which of the following disease in banana? So the answer is your bunchy top virus disease। Tetrazolium test जो है बनाना में perform करते हैं for your this bunchy top virus disease। The next question is again this is PYQ, आपका question था cricket ball पे। So which of the following, what are the most popular varieties of sapota? Sapota की सबसे important varieties कौन कौन सी हैं? So this is your PYQ where they have asked कि cricket ball is an important variety of which of the following crop? ठीक है, so what are the important varieties of sapota? That is chiku which is domesticated, that is kali patti, pili patti, oval, cricket ball, chhatri and baramasi। These are generally cultivated varieties of your sapota। ठीक है, the next question is Singapore, Mauritius, Ganqiu are the varieties of which crop? So these are the varieties of your pineapple and this is again your PYQ। Mauritius पे भी पूछा गया है और इस पे भी पूछा। So these are the most famous varieties of your pineapple। The next question is which chemical is used for inducing flowering in pineapple? Pineapple में हम किसको यूज करते हैं फॉर इंड्यूसिंग फ्लावरिंग? सो दिस इज योर इथेरल एंड NA। ठीक है, इन दोनों को हम यूज करते हैं फॉर इंड्यूसिंग योर फ्लावरिंग इन दिस पाइनएप्पल। इथिफोन किस में यूज करते हैं? इथिफोन एंड पोटेशियम नाइट्रेट is used in banana or mango? Answer me this in comment section। Ethifone and your that potassium nitrate is used for inducing flowering in which horticulture fruit or plant? किस में यूज करते हैं? You have to answer me this in comment section। The next question is pity soils are generally deficit in which compound? Which micronutrient? कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट में आपकी पिटी सॉइल्स डेफिसिट होती है? पिटी सॉइल कौन सी होती है? दो सॉइल विच आर हैविंग, दीज आर जनरली फाउंड इन द एरिया ऑफ सबमर्ज। ठीक है, सबमर्ज कंडीशन में ज्यादातर पाई जाती है और इन योर दैट हैवी रेनफॉल और फॉरेस्ट रीजन में। These soils are that which contains more than 40% of your organic matter। जिनमें 40% से ज्यादा आपका organic matter होता है, they are called as your this pity soil। So these are generally deficit in copper। किस में deficit होती है? ये आपकी copper में deficit होती है। Okay, so this is the answer of this question। The next question is the crop the question is just wait हाँ
द क्रॉप ऑयल केक विच हैज द हाईएस्ट नाइट्रिफिकेशन रेट, कौन सी क्रॉप का ऑयल केक होता है जिसमें सबसे ज्यादा नाइट्रिफिकेशन रेट है? नाइट्रिफिकेशन रेट मीन्स कि जो नाइट्रोजन है प्रेजेंट होती है, हाँ, उसमें नेचुरली इट इज वेरी फास्टली कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट विच इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, जिसको प्लांट एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है, बहुत जल्दी नाइट्रेट एंड नाइट्राइट आयंस में कन्वर्ट हो जाती है। तो किस में सबसे ज्यादा आपका नाइट्रेट, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन के एंड प्रोडक्ट्स क्या है? जो नाइट्रोजन है इट इज कन्वर्टेड इनटू योर नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, ओके। एंड डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है? योर नाइट्रेट एंड नाइट्राइट आर कन्वर्टेड इनटू योर नाइट्रोजन, है ना, अपोजिट प्रोसेस हो जाता है। सो नाइट्रिफिकेशन सबसे ज्यादा किस में है? दैट इज इन योर ग्राउंडनट। एंड वन क्वेश्चन इज ऑल्सो देयर फ्रॉम हेयर, इज इट एडिबल ऑयल केक और नॉन एडिबल ऑयल केक? सो इट्स योर एडिबल ऑयल केक, ठीक है, सबसे ज्यादा नाइट्रिफिकेशन इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, वैसे तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे बट यहाँ से भी आपका डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्रॉम फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर, दे कैन आस्क यू द परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिएंट इन दैम, कौन सा हाई एनालिसिस है, लो एनालिसिस है, ओके, स्ट्रेट फर्टिलाइजर है या कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है, ओके। सो दिस कैन बी आस्क्ड टू यू। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, fertilizer that contain more than 25% of primary nutrient, कौन से न्यूट्रिएंट है, मतलब कौन फर्टिलाइजर, दोज फर्टिलाइजर विच आर हैविंग मोर देन 25% ऑफ प्राइमरी न्यूट्रिएंट, तो उनको क्या बोलेंगे? दीज फर्टिलाइजर आर कॉल्ड एज योर हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर। लुक हियर नाउ, प्राइमरी न्यूट्रिएंट, व्हाट आर योर प्राइमरी न्यूट्रिएंट? एनपीके, nitrogen, phosphorus and potassium, these are your primary nutrient. if singly, चाहे सिंगल प्रेजेंट हो या कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट हो, मीन्स तीनों हो, बट दे कॉन्स्टिट्यूएंट मोर देन 25%, उनका जो प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूएंट है उस पर्टिकुलर फर्टिलाइजर में अगर 25% से ज्यादा है, देन वी विल कॉल इट एज योर हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर, ठीक है। लो एनालिसिस फर्टिलाइजर कौन होगा? जिसमें ये लेस देन 25% होगा, ठीक है, जिसमें ये लेस देन 25% होगा, दे आर कॉल्ड एज योर लो एनालिसिस फर्टिलाइजर। नाउ स्ट्रेट फर्टिलाइजर एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, स्ट्रेट फर्टिलाइजर आर दोज विच सप्लाई ओनली वन टाइप ऑफ प्राइमरी न्यूट्रिएंट, जैसे यूरिया हो गया आपका। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर विच सप्लाई मोर देन 2 प्राइमरी न्यूट्रिएंट, ठीक है, जो एक से ज्यादा, सॉरी, मोर देन 1 प्राइमरी न्यूट्रिएंट, एक से ज्यादा प्राइमरी न्यूट्रिएंट आपका सप्लाई करे, दैट इज योर कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, लाइक डीएपी, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, डायमोनियम फॉस्फेट हो गया आपका, एसएसपी हो गया। सो दीज आर योर complex fertilizer. Got my point? So now look here, they can ask you percentage as well. So यूरिया में कितना परसेंटेज नाइट्रोजन होता है? That is your 46%. Now anhydrous ammonia 82.2% नाइट्रोजन, अमोनियम फॉस्फेट, ये मोनोअमोनियम फॉस्फेट है, that contains 20% नाइट्रोजन एंड 20% P2O5. This phosphorus is absorbed by the plant, और जो फर्टिलाइजर्स में अवेलेबल होती है इट इज इन द फॉर्म ऑफ P2O5, ओके। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि जो फॉस्फोरस है फर्टिलाइजर्स में किस फॉर्म में अवेलेबल होती है। नाउ डायमोनियम फॉस्फेट, दैट इज योर DAP, that contains 18% of nitrogen and 46% of your P2O5, okay। So these are the percentage of your nitrogen. Now look here, एक चीज और बता देती हूँ आप, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि which of the nitrogenous fertilizer contains highest amount of nitrogen, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन किस नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर में होती है? So that is your anhydrous ammonia, ठीक है, ओके। अब यहां से ट्विस्ट है, बहुत बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं। सम टाइम दे आस्क इन द क्वेश्चन विच ऑफ द solid fertilizer, which of the following solid fertilizer contains the highest amount of nitrogen? अगर solid fertilizer का पूछा है then your answer should be urea, ठीक है, because urea is the only solid fertilizer which contains highest amount of nitrogen, that is your 46%. Now this anhydrous ammonia is available in your liquid form. कौन सी फॉर्म में अवेलेबल है? ये आपका लिक्विड फॉर्म में है and it contains 82.2%. अगर लिक्विड में पूछा है, मतलब ओवरऑल पूछा है, then your anhydrous ammonia, and if they have asked you only about the solid fertilizer then your answer should be urea,
ठीक है, बिकॉज एनहाइड्रस अमोनिया जो है वो लिक्विड फॉर्म में ही अवेलेबल होता है, सॉलिड में नहीं होता. ओके, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which type of a nitrogenous fertilizer is most suitable? Which type of nitrogenous fertilizer? Name नहीं पूछा है, category of the nitrogenous fertilizer पूछा है. Is most suitable for the submerged soil. Submerged soil कौन सी होती है? एक example like your paddy field. तो बोल रहा है ऐसी सॉइल के लिए जो सबमर्ज कंडीशन में है, विच इज द मोस्ट सुटेबल फर्टिलाइजर देयर. कौन सा सबसे ज्यादा सुटेबल फर्टिलाइजर है उसके लिए? सो द आंसर इज योर अमोनिकल फर्टिलाइजर. ठीक है, अब देखो, नाउ लुक हियर, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर. यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा बता देते हैं. नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स जो है आपके, दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन. की नाइट्रोजन उनमें किस फॉर्म में प्रेजेंट है. द वन इज योर नाइट्राइट फॉर्म, अमोनिकल फॉर्म, एमाइड फॉर्म एंड योर नाइट्राइट प्लस एमोनिकल फॉर्म. सो इस फॉर्म में आपका अवेलेबल है. नाउ दिस नाइट्राइट, लाइक योर आंसर इज अमोनियम नाइट्रेट. यूरिया कौन से फॉर्म का फर्टिलाइजर है? यूरिया कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ दिस नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर? कैन एनीवन आंसर? नाउ अमोनिकल फॉर्म, अमोनियम सल्फेट. नाउ लुक हियर, जितने भी ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है, दीज आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, these are highly soluble in water, so they are lost by leaching. अगर मेरी सबमर्ज्ड कंडीशन की सॉइल है एंड आई हैव अप्लाइड दिस नाइट्रेट फर्टिलाइजर, व्हाट विल हैपन? दे विल लॉस बाय लीचिंग. लीचिंग से सब खत्म हो जाएगा, प्लांट को कुछ मिल ही नहीं पाएगा. नाउ दिस अमोनिकल, दीज आर लेस सॉल्युबल इन वाटर. ये बहुत कम सॉल्युबल है वाटर में, दैट्स व्हाई दे आर प्रेफर्ड इन योर सबमर्ज्ड सॉइल और पैडी फील्ड. एग्जाम्पल है इसका अमोनियम सल्फेट. ठीक है, नाउ अमाइड फॉर्म. अमाइड फॉर्म में क्या है कि नाइट्रोजनस फॉर्म के साथ साथ एक कार्बन कंपाउंड भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, कार्बन भी इसके साथ प्रेजेंट होती है एंड यूरिया कम्स अंडर दिस कैटेगरी ऑफ अमाइड फर्टिलाइजर. तो यूरिया कौन सा टाइप का फर्टिलाइजर है? यूरिया इज एन अमाइड टाइप फर्टिलाइजर. एंड हेयर नाइट्रेट एंड अमोनिकल फॉर्म, दोनों फॉर्म में यहाँ पे नाइट्रोजन अवेलेबल होती है आपकी. एंड दिस कम्स अंडर योर, द एग्जाम्पल इज योर कैन फर्टिलाइजर, CAN. ठीक है, so this ammonical fertilizer, in your ammonical fertilizer examples are your ammonium sulfate. ये सबसे ज्यादा यूज होता है आपका पैडी फील्ड में. it contains your 20% nitrogen. then ammonium chloride, it contains your 24 to 26% of nitrogen. anhydrous ammonia, 82% of nitrogen. एनहाइड्रस अमोनिया कंटेन हाईएस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन. सबसे ज्यादा इसमें नाइट्रोजन होता है एनहाइड्रस अमोनिया में, दैट इज योर 82%. अभी ये मैंने आपको बताया भी था. नाउ द क्वेश्चन इज, गैसियस लॉस ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर फ्रॉम द फील्ड इज बाय विच मेथड. कैसे गैसियस लॉस होता है फील्ड में से आपका नाइट्रोजन का? सो द आंसर इज योर डीनाइट्रिफिकेशन एंड वॉलेटिलाइजेशन. ये दोनों लॉसेस हैं जिससे गैसियस लॉस होता है. वॉलेटिलाइजेशन लॉस में क्या होता है कि यू हैव अप्लाइड नाइट्रोजन इन द फील्ड, देन नाइट्रोजन इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द वेपरस फॉर्म. ठीक है, वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है वो एंड एक्सकेप टू द एटमॉस्फेयर. वेपर की फॉर्म में जो सॉलिड हमने अप्लाई किया है फर्टिलाइजर, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा. तो दैट इज अ लॉस ऑफ नाइट्रोजन, है ना. दैट इज वॉलेटिलाइजेशन. यहाँ पे ये एक फिजिकल प्रोसेस है, just dependent upon temperature, moisture and all these things. Now denitrification. Denitrification में क्या होता है कि the process nitrification, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि the nitrogen is converted into your nitrite and nitrate ion. ठीक है, इसमें आपका कन्वर्ट हो जाता है. Now
डीनाइट्रिफिकेशन क्या करता है, देर आर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज जो आपके होते हैं वो क्या करते हैं, दे रिवर्स दिस प्रोसेस। वो जो नाइट्रेट एंड नाइट्राइट आयन बने हैं ना, उस प्रोसेस को रिवर्स कर देता है वापस से, नाइट्रोजन को फर्दर अपटेक नहीं होने देता प्लांट्स में, वापस से उसको नाइट्रोजनस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। किसको, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट को, they convert into the nitrogen gas and that is escape to the environment. So यहाँ पर आपका दो चीजें हैं, volatilization is your physical process and your denitrification is your biological process where nitrite and nitrate ions are directly converted into your that what I was telling you, हाँ, nitrogenous gas, ठीक है. So these are the form of gaseous leaching, gaseous loss of nitrogen. There are other loss as well. One is your leaching, कि जो nitrogen जो है, if it is highly soluble in water, it will leach down to the along with the irrigated water, या जो water हमने apply किया field में, या by rainfall or by irrigation, it will leach down with that. Now immobilization, immobilization कब होगा, when bacteria stores that nitrogen और नाइट्रोजन को पकड़ के रख लेते हैं अपने पास में कि वी आर नॉट रिलीजिंग इट, सो दैट इज योर इमोबिलाइजेशन लॉस. मिनरलाइजेशन से क्या होता है, मिनरलाइजेशन प्रोसेस मेक्स नाइट्रोजन अवेलेबल इन द फील्ड एंड इमोबिलाइजेशन क्या करता है, इट रिड्यूसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इन द फील्ड. गॉट माई पॉइंट? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which phosphatic fertilizer is citric acid soluble. आपने phosphatic fertilizers की classification पढ़ी होगी. There are fertilizers like phosphatic fertilizer, some are water soluble, है ना, phosphatic fertilizer, some are water soluble, some are citric acid soluble, some are your not soluble in citric acid as well as your water, ठीक है, and soluble in both. Soluble in both में तो यही आ गया. So your water soluble जो पानी में dissolve हो जाए, and what is the example of this? DAP, MAP या ammonium phosphate, ठीक है. So these are the examples of your fertilizer which can be dissolved in water. Phosphatic fertilizer, diammonium phosphate and ammonium phosphate. Now citric acid soluble, जो सिर्फ citric acid में soluble होंगे, that is your basic slag and dicalcium phosphate. Okay, so these are the example of this. Now not soluble in citric acid as well as your water. So example here is your that is rock phosphate. ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया रॉक फॉस्फेट. एंड द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू यू कि विच ऑफ द फर्टिलाइजर इट्स इज नॉट सॉल्युबल, नॉट सुटेबल टू बी अप्लाइड बाय फर्टिगेशन. कौन सा फर्टिलाइजर है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, जो कि सुटेबल नहीं है टू बी अप्लाइड अलॉन्ग विद दिस फर्टिगेशन मैथड. सो दैट इज योर रॉक फॉस्फेट. ठीक है, ये बहुत कम डिजोल्व होता है फील्ड. So this is the answer of this. And citric acid soluble, basic slag and dicalcium phosphate. Now what is the another name of potassium nitrate? Potassium nitrate का another नाम क्या है and how much nitrogen does it contain? So the answer is your salt potash and it contains 13% of nitrogen. Now one more thing is there, which of the potassium fertilizer is not suitable to be applied in your potato, tobacco and sugar crops? So that is your MOP, potassium chloride. कि जो क्लोरीन इसमें प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, इट रिड्यूसेस द बर्निंग क्वालिटी ऑफ टोबैको, टोबैको की बर्निंग क्वालिटी कम कर देता है, एंड योर स्टार्च एंड शुगर एक्यूमुलेशन इन योर पोटैटो एज वेल एज इन योर दैट क्रॉप, शुगर क्रॉप. ठीक है, सो दैट्स व्हाई we doesn't apply MOP or we can say potassium chloride fertilizer in your these three crops. Okay, now what is the most famous, which is the most famous phosphorus mobilizing microorganism used in agriculture field? कौन सा सबसे important है, आपका सबसे अच्छा जो है microorganism which can be used as a phosphorus mobilizing microorganism in agriculture field? So the answer is your arbesicular mycorrhiza, and full name if I'll say arbesicular mycorrhiza. ये एक फंगस का स्ट्रेन है, फंगल स्ट्रेन है ये. अब होता क्या है, जो फॉस्फोरस है ना,
are most of the agriculture, most of the soils are, I will not say deficit in, हाँ deficit in phosphorus, they are not, phosphorus बहुत कम है. There are two reasons for that. First of all, एक तो वो naturally कम है. The second thing is that phosphorus is not much soluble in water. बहुत ज़्यादा soluble है नहीं, इसकी availability reduce हो जाती है because of this solubility. Now look here, there are two type of microorganisms. One is phosphorus mobilizing, the other one is solubilizing. Now look, this is my plant and this is the plant root and phosphorus is present here. Now solubilizing bacteria अगर present है तो solubilizing bacteria क्या करेंगे, they dissolve this phosphorus. ये इस phosphorus को dissolve करने में help करेंगे and when this phosphorus comes in the soil solution, plant root will absorb it. ठीक है, plant root उसको easily absorb कर लेंगी. Now phosphorus mobilizing bacteria. अब ये जो bacterias हैं, phosphorus mobilizing bacteria like your VAM, ये क्या करते हैं ना, एक hyphae form करते हैं. ठीक है, thread like structure इस तरीके से. अब प्लांट रूट तो इस फॉस्फोरस के पास जा नहीं सकती, तो दीज हाइफे, या क्या बोलेगा वैम, कि इफ यू आर नॉट एबल टू कम देयर, आई विल, कि इसको क्या करता है, पकड़ के किसके पास ले आता है, प्लांट रूट के पास ले आता है एंड प्लांट रूट इसको एब्जॉर्ब कर लेती. तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है विच आर फॉर्म दिस बाय दिस मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया. जितने भी ये मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है ये सभी इसी तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ड्यू टू विच your phosphorus get mobilized in your soil. ठीक है, so there are two type of microorganisms, one is solubilizing and one is mobilizing. Solubilizing क्या करते हैं, it increase the solubility of phosphorus into the soil solution and that is absorbed by the plant. और mobilizing क्या करते हैं, वो अगर दूसरी जगह present है उसको खींच करके किसके पास ले आते हैं, plants के पास ले आते हैं by the formation of your hyphae. Next, which is the most moisture sensitive stage in potato. सबसे ज्यादा moisture sensitive stage कौन सी होती है पोटैटो में, that is your tuber initiation. जब tuber initiation होता है तो that is your most moisture sensitive, you have to apply irrigation at that time if water is not available. Now next, which of the most suitable irrigation method for your tobacco, potato and sorghum crop? So answer is your furrow irrigation, as these crops are grown in ridges and furrow, है ना. ये जो क्रॉप्स है हम इनको रिजेस और फरो में ग्रो करते हैं, तो जो रिजेस और फरो में जो भी क्रॉप्स ग्रो करती है, दैट इज फरो इरिगेशन इज द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर दीज टाइप ऑफ क्रॉप्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, this is also your PYQ. Dash is defined as a yield of marketable crop produced per unit of water used in evapotranspiration. ठीक है, कि जो आपकी marketable yield है to the ratio of marketable yield to the water applied. अब आपने क्या किया, आपने वाटर अप्लाई किया. नाउ लुक है, दिस इज कॉल्ड इज योर वाटर यूज एफिशिएंसी, कि प्लांट ने कितना वाटर एब्जॉर्ब किया है या कितना वाटर यूज किया है टू प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर क्रॉप. नाउ लुक है, हाउ डज इट हैपन. यू हैव अप्लाइड 100 लीटर ऑफ वाटर इन एग्री फील्ड, या किसी भी फील्ड में आपने अप्लाई किया. ठीक है, दिस इज माई प्लांट. नाउ दिस प्लांट हैज एब्जॉर्ब दैट वाटर, out of which 99% of the water is evaporated by transpiration and by evaporation from soil. Only 1% of water is left, which is utilized for metabolic activity of the plant. ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द प्लांट के लिए इतना 1% वाटर यूज किया. अब देखो 1% एंड 99%, तो दिस इज नेग्लिजिबल. वी हैव टू अप्लाई द इरिगेशन ओनली फॉर फुलफिलिंग दिस ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन रेट. और यही जो वाटर है यूटिलाइज होकर के कुछ मार्केटेबल यील्ड बनाएगा, है ना. जो कंजप्टिव यूज से जो वाटर यूज हुआ है एक्चुअल मेटाबॉलिक प्रोसेस में तो वो इन्वॉल्व है, बट वी जस्ट एक्सक्लूड दैट एंड हम ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन से जो वाटर इवेपोरेट हुआ है उसको कंक्लूड कर लेते हैं इधर. तो जो वो रेशियो है कि कितना वाटर मुझे अप्लाई करना है टू फुलफिलिंग द ट्रांसपिरेशन एंड इवो ट्रांसपिरेशन रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट टू द मार्केटेबल यील्ड.
सो दैट इज कॉल्ड एज योर वाटर यूज एफिशिएंसी, कि ये प्लांट ने इतना एफिशिएंटली वाटर को यूज किया है अपनी बॉडी में. ओके, गॉट माई पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is the most common chemical preservative used in jam, jelly, chutney to reduce the growth of mold and bacteria when we do the processing, है ना. पोस्ट हार्वेस्ट में आपने एग्रो प्रोसेसिंग में पढ़ा होगा कि जब हम ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, है ना, like your jam, jelly, marmalade, chutneys we make, and to increase the shelf life of these products so that we can use them for years, which chemical products or which chemical preservatives are added? So there are two chemical preservatives. The first is your sodium benzoate and the second one is your potassium metabisulfate. ये दो आपके प्रिजर्वेटिव्स जो हैं ये यूज किए जाते हैं. वन इज योर सोडियम बेंजोएट एंड द सेकंड वन इज योर पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट. ठीक है, सो दीज आर द प्रिजर्वेटिव्स. नेक्स्ट इज योर, ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, बट दे हैव आस्क्ड यू इन प्रीवियसली कि वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में उनसे आपसे पूछा गया है. दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दीज क्वेश्चंस. सो डैश इज द मोस्ट कॉमन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इन लद्दाख. लद्दाख का सबसे इंपॉर्टेंट वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर क्या है? सो दैट इज योर जिंग. एंड नागालैंड में लाइक जोबो, गुजरात कुंड, महाराष्ट्र बंधराज, आसाम दोंग, यूपी में आपका तालाब, झोड़, पोखर. ओके, राजस्थान जोड़, लद्दाख में आई हैव डिस्कस दैट इज जिंग, एंड बिहार में प्याने आहार. द नेक्स्ट, ओके, सो this is all about for today's lecture, and if you like this section please like and comment, and also watch our other lectures as well कि जो हमने other lecture आपके लिए हैं previously. this is the 4th lecture on this top 500 series. आप वो lectures भी देखिए. these will definitely going to help you for your examination. आपको बहुत help मिलेगी इससे, क्योंकि these questions are based on your previous क्वेश्चन है ना, जो प्रीवियसली करंट ट्रेंड्स रहा है उसी से बेस्ड है आपके क्वेश्चन, वहीं से लिए गए हैं. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. और ज़्यादा टाइम है नहीं आपका एग्जाम के लिए. इट इज़ 12 and 14 और 15 को तो आपका एग्जाम है ही. आई विल सजेस्ट कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से सारे क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए प्रिपेयर. ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, एंड वी विल टेक अ लेक्चर टुमारो एज वेल. चलो, ऑल द बेस्ट एवरीवन.